हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण के विषय में अध्ययन किया था। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। संसार में अलग अलग भाषाएं बोली व समझी जाती है। भाषा का मौखिक रूप तो बोली कहलाता है और लिखित रूप लिपि कहलाता है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। ध्वनियाँ असंख्य होती है, किंतु भाषा के अंतर्गत कुछ ध्वनियों को ही स्वीकृत किया गया है, माना गया है। अब हर ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। ये वर्ण की परिभाषा यहाँ दी हुई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, यानी दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने पर शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्य बनते हैं जो कि पूरा अर्थ देते हैं। अब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। अनार वाले से लेकर औरत वाले तक स्वर होते हैं। इनकी अगर गिनती की जाए तो ये संख्या में 11 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये सारे मिलाकर 11 वर्ण होते हैं जो स्वर कहलाते हैं। अब हम व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन क कबूतर वाले से लेकर ह हाथी वाले तक हिंदी वर्णमाला में होते हैं। यदि इनकी गिनती की जाए तो इनकी संख्या 33 होती है। क, ख, ग, घ, ण ये क वर्ग में आते हैं। क की पूरी पंक्ति क वर्ग में आती है। च, छ, ज, झ, ञ ये च वर्ग में आती है। च की पूरी पंक्ति। ट, ठ, ड, ढ, ण ये ट वर्ग के अंतर्गत गिनी जाती है। त, थ, द, ध, न ये त वर्ग के अंदर गिनी जाती है। ऐसे ही प, फ, ब, भ, म ये प वर्ग के अंदर ये पंक्ति गिनी जाती है। य, र, ल, व, श, श, स, ह ये हिंदी वर्णमाला में इन वर्णों की गिनती की जाएगी तो इनकी संख्या 33 होती है। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 होती है। यानी स्वर की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर आ जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के मुख्यतः दो भेद होते हैं। स्वर का पहला वो भेद होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा भेद होता है दीर्घ स्वर। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे। वे स्वर जिनका उच्चारण कम से कम समय में किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी इनके उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और री ये 4 ह्रस्व स्वर में गिने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। स्वर का दूसरा भेद होता है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगने समय में होता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। अब ये देखिए दीर्घ स्वर यहाँ दिए हुए हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इनकी संख्या 7 होती है। हिंदी में स्वर का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला होता है अपने मूल रूप में और दूसरा होता है व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में। सबसे पहले अपने मूल रूप में यानी कि जिस तरह की उसकी बनावट है हिंदी वर्णमाला में, उस वर्ण की जिस तरह की बनावट है उसी रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अ, आ, ई इन वर्णों की बनावट इसी प्रकार की है हिंदी वर्णमाला में और इसी प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के साथ मात्रा के प्रयोग में देखिए यहाँ पर क जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है यानी कि वो क जो है वो आधा है, आधा वर्ण है। धन आ, बड़ा आ यानी आ की मात्रा हमने इसमें लगा दी है तो का बन जाएगा। इसी प्रकार क जो कि आधा है जिसके नीचे हलंत चिन्ह लगा हुआ है प्लस छोटी ई की बन जाएगा। इसको मात्रा के रूप में हमने प्रयोग कर रखा है यानी व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में इनका
प्रयोग किया गया है, यानी इन स्वरों का प्रयोग अपने मूल रूप में और मात्रा के रूप में भी किया जाता है। अब इस बात को ध्यान रखने के लिए एक तालिका यहाँ पर दी हुई है जिसमें हम सरलता से किया जाता है। देखिए यहाँ स्वर दिए हुए हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अब मात्रा दी हुई है जो कि अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, आ यानी आ की मात्रा दी होती है, छोटी ई की मात्रा आगे की तरफ लगाई जाती है, ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा वर्णों के पीछे की ओर लगाई जाती है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। री की मात्रा भी होती है, ए और आई, ओ और औ, इन सभी की मात्रा यहाँ पर दी हुई है। यहाँ देखिए हिंदी वर्णमाला की प की पंक्ति यहाँ पर दी हुई है जिसमें मात्रा लगाकर वर्ण यहाँ पर दर्शाए गए हैं। प, फिर प में आ की मात्रा लग रही है पा, छोटी ई की लग रही है पी, बड़ी ई की पी, फिर छोटा ऊ पू, बड़ा ऊ पू और री प्री, ए से पे, आई से पाई, पो से ओ से पो और औ से पाऊ। यहाँ पे इन वर्णों में मात्रा लगाकर इन वर्णों को दर्शाया गया है। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ जिस पे चंद्र ध्वनि लगी हुई है, यानी हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्दों में केवल चंद्र ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए कॉलेज, बॉल, डॉक्टर, इन वर्णों में चंद्र ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अब र में ऊ, छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग। र यहाँ की जो कि इसके नीचे हलंत दिया हुआ है, ये वर्ण आधा है, इसके साथ छोटा ऊ लगा हुआ है तो रू बन जाएगा रुपया, गुरु। इसी प्रकार र प्लस बड़ा ऊ रू बन जाएगा रूप, अमरूद। स्वरों के बाद इन वर्णों को स्थान दिया गया है। अंगूर वाला अह और अ पे चंद्र बिंदु, यानी अनुनासिक वर्ण इनको कहा गया है। अंग यानी कि अंगूर का जो चिन्ह होता है इसको बिंदु के रूप में लगाया जाता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है, जैसे कि पंखा, बंद, डंडा, हंस, पंख, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नाक के द्वारा किया जाता है। अह यह विसर्ग का चिन्ह होता है, यह व्यंजन के बाद लगता है। जैसे यहाँ देखिए प्रातः, अतः, प्रायः, इस तरह के वर्णों में ह की ध्वनि हमें विसर्ग के पास, विसर्ग के वाले शब्दों में बोलते समय ह की हल्की सी ध्वनि हमें वर्ण को बोलने के बाद सुनाई देगी, यानी जैसे ही हम उस शब्द का उच्चारण करेंगे तो ह की ध्वनि हमें शब्द के समाप्त होने के बाद सुनाई देती है। ऐसे ही अ जो कि एक अनुनासिक वर्ण है जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु की तरह होता है, परंतु यदि शिरोरेखा यानी कि शब्दों के सिर पर कोई मात्रा हो तो केवल इसे बिंदु के रूप में लगाया जाता है, और अगर यह सर के ऊपर मात्रा, शिरोरेखा पर अगर मात्रा नहीं होगी तो इसे चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। देखिए यहाँ उदाहरण, फसना, फ के शिरोरेखा पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए इसे चंद्र बिंदु के रूप में लगाया गया है। फेंटना, फेंटना पे ए की मात्रा लगी हुई है, यानी इसके शिरोरेखा पर मात्रा लगी हुई है तो ये बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से सांप, सांप के ऊपर कोई शिरोरेखा नहीं है तो इसे चंद्र बिंदु के रूप में लगाया गया है। इसी तरह से खींचना, खींचना में ख के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, बड़ी की मात्रा यहाँ लगी हुई है तो इसे बिंदु के रूप में प्रयोग किया गया है। इसी तरह से गोंद, गोंद के शिरोरेखा पर मात्रा दी हुई है तो ये बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से औंधा, औंधा में भी ऊपर शिरोरेखा पर मात्रा दी गई हुई है इसलिए इसको बिंदु के रूप में प्रयोग किया गया है। व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे अब। व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जाता है। इनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के भीतर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ से स्पर्श करती हुई बाहर आती है, यानी कि हमारे शरीर के जो मुंह के जो अंग हैं उनको छूती हुई हमारी जीवान बाहर आ जाती है, तो ये वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 होती है। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन माने जाते हैं। इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। इनका भेद नीचे दिए गए उदाहरण से स्पष्ट होता है।
देखिए यहाँ ड से बन रहा है डाल, डाकू, डॉक्टर, डायरी, डोर। ड़ से बन रहा है लड़का, लड़की, लड़ाकू, लड़ाई, पेड़, बड़ा। ढ ढक्कन वाले से बन रहा है ढाल, ढकना, ढक्कन, ढोलक, ढोल। ढ पढ़ना, चढ़ना, गढ़ना, पढ़ाई, पढ़ाकू और बूढ़ा। अब हिंदी वर्णमाला में ज और फ आगत ध्वनियों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। यानी इन ध्वनियों को उर्दू, फारसी, अरबी भाषा से लिया गया है। इनका प्रयोग यहाँ पर आप देखिए, मेज़, फ़ोन, खजाना, फाइल। इन शब्दों में नुक्ते के रूप में इन बिंदु को लगाया जाता है। ये अरबी भाषा के शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब व्यंजनों के साथ अ की ध्वनि मिली हुई होती है, यानी जितने भी व्यंजन होते हैं उनके साथ अ की ध्वनि को मिलाया जाता है। जैसे कि क के नीचे हलंत चिन्ह लगा हुआ है और इसके साथ अ जोड़ रखा है, क धन अ, तो पूरा क बन जाएगा और हलंत हट जाएगा। इसी तरह से ख धन अ बराबर ख बन जाएगा, च धन अ मिलकर च बन जाएगा। अ स्वर जो होता है, अ स्वर से रहित व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। यानी जिन व्यंजन में हल चिन्ह नहीं होता है वो वर्ण पूरा होता है, लेकिन अगर वो व्यंजन आधा है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दो अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलकर लिखे या बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के जुड़ने से बनते हैं। आपस में मिल जाने से इनका रूप बदल जाता है। देखिए यहाँ आप उदाहरण देखिए, क प्लस श। क जो है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी क आधा है। इसके साथ श षटकोण वाला पूरा अगर मिला दिया जाए तो ये श बन जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। भिक्षा और क्षमा। इसी प्रकार त के नीचे हलंत दिया हुआ है, ये अक्षर आधा है, तो इसमें त धन र, तो त्र बन जाएगा। इससे त्रिशूल और त्रिभुज। इसी प्रकार ज प्लस य, तो ये ज जो है ये आधा वर्ण है और इसके साथ य मिला दिया तो ज्ञ बन जाएगा। इसका उदाहरण है संज्ञा और विज्ञान। ऐसे ही श वर्ण यहाँ आधा दिया हुआ है, श शलजम वाला। धन र, तो ये र जो है वो पूरा है, श्र बन जाएगा। श्रमिक और विश्राम इसके उदाहरण हैं। इनमें संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। एक तो होता है श, त्र, ज्ञ और श्रमिक। ये 4 हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या होगा, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। यानी इनमें दो अलग अलग प्रकार के व्यंजन को मिलाकर नया वर्ण बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर च के नीचे हलंत दिया हुआ है, यानी कि च वर्ण आधा है। इसके साथ छ जोड़ रखा है, छ, तो इससे जब हम जोड़ेंगे तो स्वच्छ और अच्छा उदाहरण बनेगा। यहाँ पर जो च आधा है तो हम जब शब्द बनाएंगे तो इसमें भी च को हम आधा लिखेंगे। इसी प्रकार छ जो पूरा है उसको हम पूरा लिखेंगे। इसी प्रकार इसका उदाहरण है अच्छा। इसमें भी च आधा है और छ पूरा है, तो जिस प्रकार यहाँ पर जैसी स्थिति है उसी तरह से शब्द को जोड़कर बनाया जाएगा। ऐसे ही क आधा है और इसके नीचे हलंत है और य पूरा है, तो क्य, क्यारी और क्योंकि इसके उदाहरण है। इसी प्रकार प प्लस य, प जो है वो आधा है तो प्यारा, प्यास। इसी तरह से द जो कि आधा है प्लस य, द्य, विद्या और विद्यार्थी। इससे शब्द निर्माण किया गया है, यानी कि जो वर्ण आधा है उसे शब्दों में भी आधा लिखा जाएगा और जो पूरा है उसको शब्द निर्माण में भी पूरा लिखा जाएगा। यानी ऐसा का ऐसा इसको लिख दिया जाएगा जोड़कर। अब हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, दो समान यानी कि एक जैसे समरूप व्यंजन से मिलाकर द्वित्व व्यंजन का निर्माण किया जाता है। यानी इसमें दो एक जैसे व्यंजन वर्ण जुड़ेंगे। देखिए आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पे च जो कि आधा है, इसके नीचे हलंत चिन्ह लगा हुआ है प्लस पूरा च, यानी कि ये आधा च इसी तरह पर पूरा आधा च उसी तरह लिख देंगे और उसके साथ पूरा च मिला देंगे। तो यहाँ देखिए कच्चा, बच्चा, यानी दो समान व्यंजन यहाँ पर मिल रहे हैं। ये दोनों च समान है। इसी तरह से म जो कि आधा है और उसके साथ पूरा म है, तो म, चम्मच,
अम्मा। ऐसे त जो कि आधा है और त पूरा है, त। कुत्ता, पत्ता। ऐसे ल पूरा और आधा है, लल। बिल्ली, गिल्ली। इसी तरह से द आधा है और द पूरा है, द। कद्दू, गद्दा। यानी जो वर्ण यहाँ पर दो बार लिखे हुए हैं, एक आधा एक पूरा, तो उसका दो बार उच्चारण किया जाएगा। ऐसे ट आधा है और ट पूरा है, ट। मिट्टी, पट्टी, पट्टा आदि इसके उदाहरण हैं। यानी कि दो वर्ण को दो बार ही उच्चारित किया जाएगा और इसमें दो समान व्यंजन आएंगे, तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब हम र के अलग अलग रूप पढ़ेंगे। पहली स्थिति हमारी होती है जब र स्वर रहित, यानी कि र में स्वर नहीं होता है, तो र के आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क जो कि पूरा है, धन र जिसके नीचे हलंत चिन्ह लगा हुआ है, र आधा है, धन म, तो म बन जाएगा कर्म। ऐसे ध पूरा है, र आधा है और म, धर्म। यानी र रेफ के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी स्थिति होती है जब र स्वर रहित, यानी कि स्वर से रहित होता है, स्वर रहित व्यंजन के बाद, यानी ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी अकेला व्यंजन का उच्चारण किया जा रहा है, यानी वो व्यंजन आधा है, तो उसके बाद उस व्यंजन की खड़ी पाई के बाद र पदेन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी र पदेन यानी कि इसके पैरों में इस पदेन को लगाया जाता है। इसे र की मात्रा, र के विभिन्न प्रयोग की मात्रा कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, क जो कि आधा है, धन र पूरा है, धन म पूरा है, तो क्र बन जाएगा क्रम। ऐसे प जो कि आधा है, र और र पूरा है, तो प्र बन जाएगा और इससे शब्द बनेगा प्रण। र के रूप की तीसरी स्थिति होती है कि जब बिना खड़ी पाई, यानी पूर्ण विराम के बाद बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन हो, जैसे कि ट और ड के साथ र जो कि पूरा है, र पदेन के रूप में लिखा जाता है। यानी जब स्वर रहित व्यंजन आएंगे, यानी ड और ड, तो इनके साथ इस र का प्रयोग किया जाता है, जो कि र का विभिन्न रूप है। जैसे कि ट जो कि आधा है प्लस र और क पूरा है, तो ट्रक शब्द बन गया है। इसी तरह से ड जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ड आधा है प्लस र और म पूरा है, तो ड्रम शब्द यहाँ पर बन गया है। इसको जोड़ेंगे तो ड्रम शब्द यहाँ बन गया है। अब वर्तनी या वर्ण विच्छेद हम किस तरह से करते हैं, देखिए। हम जानते हैं कि शब्द वर्णों से बनते हैं, यानी दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने पर शब्द का निर्माण होता है। किसी शब्द को बनाने वाले वर्णों को ही उसकी वर्तनी कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, हिमालय की वर्तनी यहाँ दी हुई है। ह जो कि आधा है, ई प्लस म जो कि आधा है, धन आ, धन ल जो कि आधा है, धन अ, धन य जो कि आधा है, धन अ। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है कि ह के साथ छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हिमालय में ई की मात्रा छोटी लगा देंगे। इसी प्रकार म जो कि आधा है, उसके साथ आ की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार ल जो कि व्यंजन है और स्वरों के साथ इसका उच्चारण किया जाता है, तो अ हम लगा देंगे। और य जो कि अ के साथ युक्त है, व्यंजन है, तो इसमें अ हम लगा देंगे। इस प्रकार वर्तनी के वर्णों को अलग अलग दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, द धन बड़ा ऊ, धन ध जो कि आधा है, धन अ, तो इससे मिलाकर दूध बन जाएगा। द के साथ बड़ा हुए तो दू बन गया, ध के साथ अ है तो ध पूरा ध बन चुका है। ऐसे ही चाय, च जो कि आधा है, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो चा में आ की मात्रा चा बन गया। और य जो कि अ के साथ बोला गया है, व्यंजन शब्द है, तो ये य इस पूरा हो जाएगा, चाय शब्द यहाँ पर बन गया है। इसी तरह से न जो कि आधा है और इसके साथ आ जुड़ा हुआ है, धन म जो कि आधा है और अ, तो नाम शब्द इससे बन गया है। इसी तरह से म जो कि आधा है, धन ओ, धन ल के साथ अ जोड़ेंगे, यानी कि वो वर्ण आधा है, तो मोल शब्द यहाँ पर बन गया है। इस प्रकार हमने वर्ण विचार पाठ को पढ़ा है। धन्यवाद।